हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और हम नील के बारे में पढ़ रहे थे। जो नील था वो यूरोप के खेतों में भी पैदा होता था और भारत के खेतों में भी, लेकिन भारत में जो नील पैदा होता वो उच्च कोटि का होता था, जिसको अंग्रेज़ों ने गेहूं, चावल या दूसरे अनाजों के बदले भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वो नील की खेती उगाएं। क्योंकि जो यूरोप में कारखाने थे कॉटन के, उसको रंगने के लिए नील का प्रयोग होता था। वैसे तो नील जो है यूरोप में भी पैदा होता था, लेकिन जो यूरोप का नील था वो बड़ा डल किस्म का था और उससे रंग चटक नहीं आते थे, वो बैंगनी कलर का था। लेकिन जो भारत में नील उगता था वो उच्च कोटि का था। तो इस वजह से भारत का जो नील बिकता था वो उससे यूरोपियन जो किसान थे उनका नील बिकना बंद हो गया। और इस वजह से जो यूरोपियन किसान थे उन्होंने हड़तालें की और अपनी सरकारों पर प्रेशर डाला कि भाई जो नील इंडिया से आ रहा है उसको आप टैक्स लगा दें, महंगा कर दें, ताकि जो है उनका नील बिक सके। और इस वजह से जब टैक्स लग गया तो नील के दाम अचानक से गिर गए और गिरने के बाद नील बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा जाता है। इससे किसान दोहरी मार झेल रहा था। एक तो नील उगाने से जो उसका अनाज पैदा नहीं होता था वो उसे खरीदना पड़ता था खाने के लिए, और दूसरा जो उसकी आमदनी कम होगी, और तीसरा उसके खेत बंजर हो गए। और इस वजह से नील जो उत्पादक थे लोग उन पर ज़बरदस्ती से जो कंपनी के अधिकारी है वो फोर्सली उनको कहते कि आप नील पैदा कीजिए, नहीं तो आपकी ज़मीन कुड़क कर दी जाएगी, ज़मीन आप बेदखल कर दिए जाओगे ज़मीन से। इस वजह से पहला विद्रोह भारत में नील विद्रोह हुआ था, जो नागपुर का पठार है उनके आसपास। तो पढ़ते हैं, देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द, जो भारत में नील और यूरोपियन नील पैदा होता था वो यूरोपियन में पेल एंड डल होता था, पीला होता था, डल होता था। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर, जो यूरोप में कपड़ा उत्पादक थे, परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। और उन्होंने 17वीं शताब्दी में अपनी सरकारों पर प्रेशर डाला कि आप जो है बाहर से जो नील आता है, इंडिगो बोलते हैं नील को इंग्लिश में, उसको इंपोर्ट करना बंद कर दें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज़ें, ये समझनी ज़रूरी है। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, बाहर से खरीदना, और निर्यात का मतलब होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, जिसको है बाहर भेजना। और इस तरह से जो व्यापारी थे उन्होंने दबाव डाला कि आप इंडिगो का इंपोर्ट ना करें, अपने देश में हमसे नील खरीदें। यूरोपियन जो किसान है वो कह रहे थे। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो इन द कैरेबियन आइलैंड। फ्रांसीसियों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक द्वीप था सेंट डोमिंगो कैरेबियन आइलैंड में, वहाँ उन्होंने नील की खेती उपजानी शुरू कर दी। द पोर्तुगीज इन ब्राज़ील, पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में नील उगाना शुरू किया। दूर दूर तक फैले हुए थे ना इनके साम्राज्य, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जो ये 3 महाद्वीप थे, यहाँ उनका साम्राज्य था जो यूरोपियन शक्तियाँ थी। द इंग्लैंड इन जमैका, और इंग्लैंड जो है जमैका में, एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। स्पेन जो है वो वेनेजुएला आपका दक्षिण अमेरिका में है, जमैका आपका साउथ अफ्रीका में है, और ब्राज़ील जो है ये लैटिन अमेरिका के देश हैं। इंडिगो प्लांटेशन आल्सो कम अप इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी कई जगह पर नील उगाया जाता था। अगर आपसे पूछे 17वीं शताब्दी में नील कहाँ कहाँ पैदा होता था तो आप ये बता सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, जो इंडियंस हैं उनके भारतीय नील का जो डिमांड थी, मांग बढ़ गई। ग्रू फर्दर, ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली।
ब्रिटेन में जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी विकसित हो रही थी और उन्हें ज़्यादा मात्रा में नील की ज़रूरत थी कपड़े रंगने के लिए। तो उन्होंने कपड़ों को डाई करने के लिए बहुत सारे इंडिगो की नील की ज़रूरत थी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। जैसे जैसे नील की खेती बढ़ रही थी, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, क्लोथ्स को डाई करने की ज़रूरत थी, उन्हें रंगने की ज़रूरत थी। डाई होता है रंगना। तो वैसे वैसे जो वो पहले देखो कहाँ कहाँ, वो जमैका आइलैंड में और अमेरिका में, यहाँ से वो नील खरीदते थे। लेकिन यहाँ उनकी जो नील की सप्लाई है वो मतलब वहाँ से ख़त्म हो गई और इसकी वजह से जैसे कोलैप्स हो गई वहाँ से। वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण थे, वहाँ से अब नील नहीं आ पाया। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ। और 1783 से लेकर 1789 तक नील का उत्पादन आधा रह गया संसार में। क्लोथ और इंडस्ट्री बढ़ रही थी, कॉटन की उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, कपड़े का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, नील की ज़रूरत ज़्यादा थी। कॉटन डायर इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। क्योंकि नील का पौधा है ना, 2-3 साल के बाद भूमि की सारी नमी सोख लेता है और भूमि को बंजर बना देता है। इस वजह से जहाँ पहले नील होता था वहाँ अब कुछ भी नहीं होता था। तो इस वजह से अब नए नए वो तलाश करने लगे कि कहाँ से अब नील आया जाए, और भारत जैसे देशों पर उनकी नज़र पड़ी कि यहाँ नील पैदा किया जा सकता है। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस, और ये नील कहाँ उगाया जाए। ब्रिटेन वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशर्स देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। दूसरी तरफ वो भारत जैसे देशों में उगाने की कोशिश तो कर रहे थे नील, बट जो उनके प्रोड्यूसर थे, उनके किसान थे, वो सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि आप हम नील नहीं खरीदेंगे, नील आप हमसे लेंगे। लेकिन जो नील मैंने बताया यूरोप वगैरह में पैदा होता था वो बहुत ही डल होता था और क्लोथ्स को इतना अच्छा नहीं रंगता था जितना भारतीय नील मतलब उगाया जाता था। तो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, ब्रिटेन ने अब इंडिया की तरफ मूव किया कि इंडिया में जहाँ खेतों में चावल वगैरह उगता है या दूसरी खेती की जाती है वहाँ नील के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनको सपने दिखाने शुरू किए कि आप अगर इस तरह की खेती करोगे तो आपको पैसा बहुत आएगा, और लोग मान भी गए। लेकिन जल्दी ही जो सारे सपने दिखाए थे वो ख़त्म हो गए। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for way in expand the area under indigo cultivation. और faced with rising demand of यूरोप में बहुत ज़्यादा जब डिमांड फैली इसकी इंडिगो की, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया। अब उसे जो इंडिया या दूसरे देशों में कल्टीवेशन के नील की खेती के लिए वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूमि तलाशने लगे। फ्रॉम द लास्ट डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। और बंगाल में बहुत ज़्यादा नील की खेती पैदा होने लगी। एंड बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेट इन द वर्ल्ड मार्केट। और बंगाल का नील जो है वो सारी संसार की मार्केट पर छा गया। अगर इसे शायद ठीक ढंग से पैसे मिल जाते किसानों को तो ये धनवान भी हो जाते, बट यूरोपियन ने इनसे सस्ते दामों पर माल खरीदा। इस वजह से इंडिगो जो किसान थे वो कंगाल हो गए। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। मतलब जितना ब्रिटेन में 1788 में नील इंपोर्ट किया जाता था उसका 30% भारत से जाता था। बाय 1810 द पोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। और थोड़े से ही सालों में मतलब 20-22 सालों में ही 95% जो नील था वो अकेले भारत से, और भारत में भी बंगाल से
जाने लगा ब्रिटेन में। As the indigo trade grew, commercial agent and official of the company began investing in the indigo production. और जैसे ही देखा कि नील का व्यापार बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत सारे जो एजेंट थे, कमर्शियल एजेंट थे या ऑफिसर थे, कर्मचारी थे कंपनी के, उन्होंने जो पैसा यहाँ से कमा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो नील की खेती पर पैसा लगाएंगे। अब वो जमीन रेंट पे ले लेके नील उगाने लगे या नील खरीदने लगे। जैसे किसानों से नील खरीद लिया सस्ते दामों पर, फिर आगे ट्रेडर्स को बेच दिया भारी दामों पर, या ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया भारी दामों पर। ओवर द ईयर मैनी, और जो बिचौलिए होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में किसानों को बहुत कम दामों से वो नील खरीद लेते थे। ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट द जॉब टू लुक आफ्टर द देयर इंडिगो। और इस समय बहुत सारे जो ऑफिसर थे उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी कि वो बिजनेस, अपना बिजनेस जो वो नील की खेती का बिजनेस कर रहे थे वो संभाला जा सके। Attracted by the perspective of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen come to India। और जब उन्होंने देखा कि नील में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा लाभ है, बहुत सारे स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड के लोग यहाँ भारत में आए और वो प्लांटर बन गए, मतलब पौधे उगाने लगे नील के। Those who had no money to produce indigo got to get loans। और जिसके पास मनी नहीं थे, पैसे नहीं थे, उन्होंने लोन लिया कंपनी से एंड बैंक से दैट वर कमिंग अप दैट टाइम, जो उसी समय बैंक जो है उसी समय आए थे। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो उगाया कैसे जाता है? देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो उगाने के दो तरीके हैं, निज एंड रोयत। एक तो निज अपनी निज मैंने अपना होता है, और रोयती मतलब रेंट पे लेकर। Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in land that is he directly control। निज का मतलब अपनी ही ज़मीन पर जहाँ खेती उगाई जाती है उसे कहते हैं निज। और दूसरा जो रेंट पे ली जाती है ज़मीन जमींदारों से, उस पर जब प्लांट इंडिगो उगाई जाती थी उसे बोलते थे रेती। ओके, द प्रॉब्लम विद नीज कल्टीवेशन। अब जो नीज अपनी भूमि पर जो कल्टीवेशन कर रहे थे नील की, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी? इससे पहले थोड़ा सा हम ये स्लेव रिवोल्ट पढ़ लेते हैं, क्या था। द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो, आपने इसका नाम सुना होगा, जहाँ फ्रेंच एक न्यू कैरेबियन सागर में एक ये द्वीप था जिस पर फ्रांसीसी नील की खेती उगाते थे। ये याद है, मैंने अभी पीछे ही पढ़ाया है। 1791 में पेंटिंग बाय जनवरी सुजडोकी इन द 18th century French planter produced indigo and sugar in the French colony Saint Domingo in the Caribbean island। The Africa slave who worked on the plantation rose in rebellion in 1791, burning the plantation and killing their rich planter। In 1792, France abolished slavery in the French colony। These events lead to the collapse of the indigo plantation on the Caribbean island। देखो पीछे आपने इसमें चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से जो ये पहले नील उगाते थे वहाँ अब नील नहीं उगता था। तो एक कारण ये भी था कि फ्रांस के लोग जहाँ नील उगाते थे सेंट डोमिंगो में, वहाँ जो स्लेव थे अफ्रीका से, स्लेव माने दास, बंदी बनाकर जिनको काम पर लगाया जाता है, उन्होंने रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया 1700 के उसमें, और उसने जितने सारे प्लांट थे उनको जला दिया और अपने जो धनी प्लांटर थे, मतलब जो उनके मालिक थे बगीचों के, उनको मार दिया। और इस वजह से फ्रांस ने 1792 में जो दास प्रथा थी अपने से ख़त्म कर दी, और इस वजह से जो नील की खेती वहाँ पैदा होती थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, ये देखो ये विद्रोह हुआ था, ये चित्र बनाया गया है। उसके बाद कुछ और ग्रोसरी वर्ड थे जैसे प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है पौधे का उगाना, जैसे धान उगाते हैं, कॉफ़ी, शुगर केन, टबैको, टी, जिसके पता है क्या है, जिसके खेत बहुत लंबे चौड़े होते हैं और जिसमें लेबर और पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
कृषि रोपण जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे थे द प्रॉब्लम ऑफ नीज कल्टीवेशन। नीज कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम थी? द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टीवेशन। बहुत सारे प्लांटर, उन्होंने कल्टीवेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम मिली, और वो प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। जो नील की खेती वो हमेशा ही मतलब जो उपजाऊ भूमि थी उस पर पैदा की जा सकती थी। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ओनली स्मॉल पोर्ट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। लेकिन जहाँ फर्टाइल भूमि होती है, आपको पता है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और पॉपुलेशन की वजह से खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। प्लांटर नीड्स लार्ज एरिया, लेकिन प्लांटर को बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए था। इस वजह से वो जो एरिया उन्हें मिलता वो कहाँ से आता? तो वो क्या करते, भूमि को लीज पर ले लेते, जो फैक्ट्री थी नील की उसके चारों ओर, और इस वजह से जो किसान थे उस एरिया के, वो इफेक्ट होते, ये उन्हें वहाँ से भाग जाना पड़ता, या उनके लिए कोई और कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन पैदा होती, और इस वजह से जो है वो उनके विरुद्ध हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक